हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज हम इकोनॉमिक्स के मनी एंड क्रेडिट के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो 1 रुपये का नोट जारी करती है वित्त मंत्रालय। इसके अलावा जितने भी 1 रुपये का नोट और सिक्कों को छोड़ करके जितनी भी मुद्राएं हैं उसको जारी करता है आरबीआई। और आरबीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं आपके एग्जाम में, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आरबीआई की स्थापना के बारे में सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 1935 में हुई। इसके अलावा इसे भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? तो भारत का केंद्रीय बैंक है आपका आरबीआई। इसके अलावा ये जो आरबीआई है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलिज्म कब किया गया था? तो राष्ट्रीयकरण इसका किया है आपका 1949 में। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आरबीआई से पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है? तो 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कमी क्या थी? कि लिमिटेशंस क्या क्या था आपका बार्टर सिस्टम का? तो बार्टर सिस्टम में वस्तुओं की कमी तो नहीं होती थी। तो इसका जो आंसर है आपका दोहरे संयोग का आवश्यकता। दोहरे संयोग की आवश्यकता का मतलब कि आपको जो बार्टर सिस्टम चल रहा था उस बार्टर सिस्टम में पहले ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था उसके साथ में एक्सचेंज करने में जिसके पास वो वस्तु अवेलेबल हो। मान लीजिए कि आपको चाहिए, एक जूता चाहिए और आपके पास गेहूं है, तो आपको एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसको बदले में गेहूं चाहिए होगा, तभी आप उसके साथ व्यापार कर सकते हैं, यानी वस्तुओं का एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं दोहरे संयोग की आवश्यकता। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम का एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम था, जिसको मनी ने आकर के पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मनी का जो प्राथमिक कार्य है वो आपका विनिमय का माध्यम। इसके अलावा कुछ और भी है मुद्रा के कार्य, उसको हम लोग देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मनी के क्या क्या फंक्शंस है? तो मनी का पहला फंक्शंस हो गया कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय का माध्यम। दूसरा है मूल्य का संचय, यानी कि ये मूल्यों का संचय करता है। तीसरा ये मूल्य का मापक, यानी कि मनी के आने के बाद अब एग्जैक्ट वैल्यू किसी भी चीज़ों का पता चल जाता है। और इसके साथ साथ हम लोग विलंबित भुगतान, यानी कि कोई भी चीज़ देरी से, यानी कि फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं मनी के, जो कि इसके आने के बाद बार्टर सिस्टम्स के प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं को ऋण प्रदान करने का नया तरीका है? तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी जो सबसे मुख्यतः चल रहा है तरीका वो है आपका स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह से आपके सवाल पूछे जाते हैं कि इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 15 से 20 मुख्य सदस्य होते हैं, और ख़ास तौर पर इसमें आपको महिलाएं दिखेंगी। और ये महिलाएं 25 से लेकर के आपके बुक में जो दिया है 25 से लेकर के 100 रुपये तक जमा करती है, और बहुत ही कम ब्याज पर ज़रूरतमंद जो महिला होती है उनको ऋण उपलब्ध कराती है, जिससे वो अपने किसी भी प्रकार की गतिविधि, जैसे किसी का विवाह हुआ या कोई छोटे मोटे व्यापार को शुरू कर सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई है? तो ये हुआ 1970 के दशक में, और इसको करने वाले थे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। इनका नाम याद रखिएगा, इनसे आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने क्या किया था? बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी, जिसके कारण इनको 2006 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो याद रखिएगा, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वर्तमान में ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी बने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऋण की शर्तें निम्नलिखित में से संबंध है, यानी कि जब आप बैंक में लोन वगैरह लेने जाएंगे तो लोन के लिए आपको कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहला आपको रेट बताया जाएगा कि कितना इंटरेस्ट वगैरह चार्ज होगा। दूसरा, उस लोन के बदले में आपको कुछ कोलेटरल, यानी कि अपनी संपत्ति वगैरह को जमा करना पड़ेगा। तीसरा है दस्तावेजीकरण, यानी डॉक्यूमेंटेशन, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई किए जाते हैं। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि जब आप बैंक से लोन वगैरह लेने जाइएगा तो ये कुछ टर्म एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और इसी को कहा जाता है ऋण की शर्तें।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न है हमारा, एक सामान्यतः स्वयं सहायता समूह में आमतौर पर कितने सदस्य होते हैं? तो इसके बारे में हमने जस्ट अभी देखा है, इसमें 15 से 20 सदस्य होते हैं और ख़ास तौर पर ये महिलाओं द्वारा चलाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा संस्था ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी करता है? तो जो ऋण है, ऋण दो जगहों से लिया जाता है। एक है आपका औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। दूसरा है अनौपचारिक। तो इन दो जगहों से लोन लिया जाता है। तो औपचारिक संस्था ऐसी संस्था होती है जहाँ पर पूरा का पूरा कंट्रोल एक गवर्नमेंट के हाथों में होता है, गवर्नमेंट उस पर निगरानी रखती है, जबकि अनौपचारिक में ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे आप किसी दोस्त से, किसी साहूकार से, किसी रिश्तेदार से अगर लोन वगैरह लेते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह या फिर गवर्नमेंट के अलग अलग तरीके के जो रूल्स रेगुलेशंस है उस पर लागू नहीं होते। तो ये दो तरीका है ऋण लेने का। तो जो औपचारिक स्रोत है, औपचारिक स्रोतों पर जो पूरा का कंट्रोल होता है वो रिजर्व बैंक इसको ध्यान में रखती है कि कैसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्या होगा, बैंक सही से कार्य कर रही है नहीं कर रही है, इन सभी चीज़ों पर निगरानी रखती है। अगला प्रश्न है हमारा, आरबीआई की स्थापना कब हुई है? तो आरबीआई की स्थापना के बारे में हमने आपको जस्ट बताया है, 1 अप्रैल 1935 को। और 1949 के बारे में बात किया जाए तो 1949 में 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ है। इसके अलावा अगर 1969 के बारे में बात करें तो इसमें बैंकों का नॉर्मल जो 14 बैंक थे इस टाइम पर वो नेशनलाइज किए गए थे। और 1991 में भी इम्पोर्टेंस कुछ कार्य किए गए थे, जिसमें बेसिकली एलपीजी यानी कि भारत में जो नई आर्थिक नीति आई थी उसमें उसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1991 में, जिसमें एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, इसकी शुरुआत की गई थी। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धनी लोगों का ऋण का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो जितने भी रिचेस्ट पर्सन हैं वो ज़्यादातर औपचारिक यानी कि फॉर्मल सेक्टर्स को ही वैल्यूज देते हैं, वहीं से ज़्यादातर लोन वगैरह लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो हमने पहले ही बताया है आपको, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई है। इसे बैंकों का बैंक कहते हैं, इसे केंद्रीय बैंक कहा जाता है। इसका नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ है। और ये भारत में 1 रुपये के नोट और सिक्के को छोड़ करके सारे जो पेपर नोट्स वगैरह होते हैं उसको पब्लिश करने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया है? यानी करेंसीज को किस किस देश की जो करेंसी है वो रुपया है? तो नेपाल की करेंसी, भारत की करेंसी और पाकिस्तान, यानी तीनों देशों की जो करेंसी है वो रुपया है। तो इसका आंसर है इनमें से सभी। अगला प्रश्न जो हमारा अगला प्रश्न है, आय और उपभोग में क्या अंतर है? आय मतलब है आपका इनकम और उपभोग मतलब कंजम्पशन। तो सिंपल सी बात है कि जब हम इनकम में से अपने कंजम्पशन को घटा देते हैं, यानी कोई व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है, उसमें से अगर 80 रुपये खर्च कर रहा है, उपभोग कर रहा है, तो बाकी वो जो 20 रुपये है वो क्या होगा? वो हो जाएगा बचत। तो इसका आंसर है बचत। यानी आय में से उपभोग का जो अंतर है उसे हम लोग बचत कहते हैं। बचत के बारे में कुछ एक सवाल एग्जाम में बनते हैं, जैसे बचत के प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं? मुख्य कारक कौन कौन से हैं? तो एक होता है बचत करने की इच्छा, मैं सीधा लिख देता हूँ, इच्छा, बचत करने की शक्ति, और सुविधा। तो एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बचत को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो बचत करने की इच्छा, यानी अगर किसी व्यक्ति के अंदर बचत करने की इच्छा नहीं है तो वो चाहकर भी कितना भी कमा ले वो बचत नहीं कर सकता। दूसरा, शक्ति, यानी कि अगर आपके अंदर इच्छा है बचत करने का और आपका इनकम ही कम है, अगर आप 2000, 3000, 4000 प्रति मंथ कमा रहे हैं तो फिर आप उसमें क्या ही बचा पाइएगा। और तीसरा है सुविधा, यानी कि अगर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जहाँ पर इंसान चाहकर भी पहले बचाने के बारे में नहीं सोचता है। जैसे कभी अगर वॉर लाइक सिचुएशन हो गया, युद्ध जैसा सिचुएशन हो जाता है, उस समय पर लोग बचत करने के बारे में नहीं सोचते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो बेसिक नीड्स वाले वस्तु होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं और उसको खरीद करके रखना चाहते हैं, जिसमें वो बचत करने के बारे में नहीं सोचते। तो इन फैक्टर्स पर आपका जो सेविंग है वो बहुत डिपेंड करता है। तो ये सवाल याद रखिएगा, आपको लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा, विमुद्रीकरण कहने का मतलब है डीमोनेटाइजेशन,
तो डीमोनेटाइजेशन हुआ है आपका 8 नवंबर 2016 को, जिसमें 500 रुपये के नोट और 1000 रुपये के नोट इनको बंद कर दिया गया है और इनके जगह पर नए नोट्स को लाया गया था, जिसमें नए 500 के नोट और एक 2000 का नोट लाया गया। अगला प्रश्न है हमारा, और आज का आखिरी प्रश्न है, मुद्रा के कार्य क्या है? इसके बारे में हमने आपको बता दिया। ये मूल्य का मापक है, विनिमय का माध्यम है, भुगतान का माध्यम है। तो इसका आंसर है इनमें से सभी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।